उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तीव्र हो गई हैं। प्रमुख पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन कर प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर जमकर दावा और विपक्ष के हमले देखे जा रहे हैं। हाल ही में कई बड़े नेताओं ने जनसभाओं में जन समस्याओं को मुद्दा बनाकर चुनावी वातावरण गरमाया है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भी आदित्यनाथ सरकार ने कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं और व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व उम्मीदवार जिले दर जिले जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। समकालीन राजनीतिक विश्लेषण ये दिखा रहा है कि इस चुनाव में जातीय समीकरण, विकास कार्य और सामाजिक मुद्दे मुख्य प्रभावक होंगे। चुनावी मैदान में नए चेहरे भी सक्रिय हो रहे हैं, जो युवा मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु अलग रणनीति अपना रहे हैं। इस चुनाव में हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिससे पूरी विधानसभा में राजनीतिक हलचल। लखनऊ पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह दुबई और कंबोडिया स्थित अपराधी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हजारों लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया। मुख्य आरोपी की पहचान कर उसकी निशानदेही पर कई अन्य सदस्यों की तलाश शुरू हो गई है। इस गिरोह का खुलासा पुलिस की इंटेलिजेंस नेटवर्क में किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ठगी में प्रयुक्त फर्जी दस्तावेज बरामद किए। पुलिस आयुक्त ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज को नजरअंदाज करें और धोखाधड़ी से सावधान रहें। स्थानीय प्रशासन ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भविष्य में ऐसे अपराध कम हों। इस कार्यवाही से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा और अपराधियों के खिलाफ सहमति बढ़ेगी। पुलिस विभाग साइबर अपराध रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है और आमजन के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएगा। उत्तर प्रदेश में नवंबर माह के दौरान मौसम का तापमान कुछ गिरावट के साथ शीतलहर का असर बना हुआ है। दिन के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि रात में 10 से 15 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और शाम को घना कोहरा भी छाया रहता है, जो ट्रैफिक और घरेलू गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के अंत तक ठंडक और बढ़ेगी, क्योंकि सर्द हवाओं का प्रवाह तेज हो जाएगा। इस दौरान किसानों को फसलों की कटाई और दूसरे कृषि कार्यों में मौसम की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सामान्यतः प्रदेश में नवंबर में बारिश की संभावना बहुत कम होती है। आम जनजीवन के लिए ठंडे मौसम में उचित गर्म कपड़े और आरोग्य का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग मौसम के अनुसार अपनी योजना बना सकें। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हाल ही में हुए सुधार और डिजिटल क्रांति के कारण शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से शिक्षित करने का अभियान तेज कर दिया है। शिक्षक प्रशिक्षण और ई-लर्निंग टूल्स के इस्तेमाल ने शिक्षण के स्तर को बेहतर बनाने में मदद की है। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही नई तकनीक को अपनाकर बेहतर परिणाम दे रहे हैं। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के अंतर्गत शिक्षा को उच्च गुणवत्ता का बनाया जा रहा है, जिससे राज्य का युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। शिक्षा से जुड़े विभिन्न मंचों पर यह भी चर्चा हो रही है कि कौशल विकास और वैश्विक मानकों के अनुसार शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल शिक्षा से शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने का काम पूरी गति से चल रहा है। पीलीभीत जिले में 5 नए उपस्वास्थ्य केंद्र 8 महीने से बजट की कमी के कारण चालू नहीं हो पाए हैं। स्थानीय निवासियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं न मिलने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भवन के निर्माण और आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कर ली है, लेकिन संचालन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं मिले हैं। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आलमगीर ने बताया कि बजट की मांग के लिए विभागीय उच्च अधिकारियों को पत्राचार लगातार किया जा रहा है। क्षेत्र के लगभग 10,000 लोगों को ये सुविधा सीधे प्रभावित कर रही है, क्योंकि उन्हें अब दूर स्थित अस्पतालों तक जाना पड़ता है, जो समय और धन दोनों की बर्बादी है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है, ताकि स्वास्थ्य सेवा सुचारू रूप से शुरू हो सके। इस कारण कई बार गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज न हो पाने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। सरकार द्वारा जल्द बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 6,000 से अधिक नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएंगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी है। यह तेजी राज्य की आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि यह वृद्धि 10 साल पहले की तुलना में काफी उन्नत है, जब केवल 500 फैक्ट्रियां स्थापित होती थीं। उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब प्रदेश की जीडीपी में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है और प्रति व्यक्ति आय भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। केशव प्रसाद मौर्य ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नई फैक्ट्रियों के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। इस विकास से प्रदेश के आर्थिक नक्शे में यूपी को प्रमुख स्थान मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अक्टूबर 2025 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाया जा सके। सरकार द्वारा निर्धन परिवारों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण और सत्यापन किया जा रहा है। इसमें पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। इस योजना में विशेष तौर पर वे परिवार शामिल किए जा रहे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से संसाधनों के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के तहत भी सहयोग लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान की प्रभावशीलता से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। योजना से सामाजिक असमानताओं को कम करने की दिशा में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए नई स्किल सतरंग योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत 10,000 नए स्टार्टअप्स के निर्माण के साथ ही हर जिले में कम से कम एक उद्यमी इकाई विकसित करने पर जोर है। सरकार डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण और उद्यमिता विस्तार को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा पीएम विद्या लक्ष्मी जैसे पोर्टल्स पर छात्र बिना जमानत के ऋण प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के बच्चों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इस योजना से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि ये परियोजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। योजना का सफल कार्यान्वयन पूरे प्रदेश में तेजी से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यातायात सुधार के तहत नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। खासकर मोटरसाइकिल उपयोगकर्ताओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत यातायात पुलिस को उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और जुर्माना बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। राजधानी लखनऊ सहित अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए डिजिटल कैमरों से निगरानी बढ़ाई गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रोडवेज और नगर निगम के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। शहरों में हाईवे और मेन रोड पर गति सीमा का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम होने की उम्मीद है और नागरिकों की सुरक्षा बेहतर होगी। मेरठ जिले में हाल ही में स्थानीय प्रशासन द्वारा मकान टैक्स में बढ़ोतरी किए जाने के फैसले के खिलाफ व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस पार्टी ने 22 दिसंबर को मेरठ बंद का आह्वान किया है। स्थानीय नागरिकों ने इस बढ़ोतरी को आर्थिक बोझ बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कई जगह धरना प्रदर्शन और सड़कों पर जाम की घटनाएं हुईं, जिससे सामान्य जनजीवन बाधित हुआ। प्रशासन ने शांतिपूर्ण विरोध सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। टैक्स वृद्धि का कारण नगर निगम के वित्तीय घाटे को पूरा करना बताया गया है, लेकिन जनता इसे स्वीकारने को तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी योजना बनाई है। आगामी दिनों में इस विवाद पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।